दोस्तों पॉलिटी पढ़ने के क्रम में ये संवैधानिक विकास का जो है दूसरा वीडियो है। और दोस्तों मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले वाला पार्ट जो है पहला पार्ट है उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि उस वीडियो के कुछ बिंदुओं को जो है इस वीडियो में यूज़ किया गया है। तो आपको ये हेल्पफुल तभी ज़्यादा होगा जब आप इसका पहला पार्ट देख लें। तो दोस्तों जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1773 से और 1853 तक जो अधिनियम एक्ट लाए जाते हैं वो एक्ट कहलाते हैं और कंपनी के अंतर्गत उन एक्टों को लाया जाता है। लेकिन भारत में जो है उन एक्टों के थ्रू जो है भारत में किसानों का, मज़दूरों का, सैनिकों का शोषण होता है और उससे परेशान होकर के जो है 1857 की क्रांति होती है। तो उसको अगर हम टू द पॉइंट टॉपिक में समझने की कोशिश करें तो उसके कई कारण थे। आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे और प्रशासनिक कारण थे और सांस्कृतिक और धार्मिक कारण थे। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो जो परिश्रम करते थे श्रमिक, उनको कम पारिश्रमिक मिलता था और जो सैनिक थे उनकी 7 रुपये महीने सैलरी हुआ करती थी। और अगर हम राजनीतिक कारणों में बात करें तो प्रभावी नियंत्रण, सहायक संधि, व्यवगत का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर के राजाओं के कोई पुत्र नहीं होता है तो उनका जो है राज्य का शासन जो है पूरा या राज्य जो है वो हड़प कर लिया जाता है। प्रशासनिक कारणों में अगर बात करें तो भ्रष्टाचार होता है, पुलिस द्वारा सताया जाता है लोगों को, अदालतों में जो है उनको न्याय सही से नहीं मिल पाता है और ये जो है असंतोष के कारण बनते हैं। सामाजिक कारणों में अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक्ट के थ्रू जो हमने पढ़ा था कि ईसाई धर्म की प्रचार करने की जो है यहाँ पर अनुमति मिल जाती है। तो कोई भी अगर ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसे पदोन्नति जो है बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये कारण थे इसके अलावा हमने पढ़ा 1813 का एक्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि चाय और चीन को छोड़कर जो है जो ब्रिटिश के नागरिक हैं उनको यहाँ पर व्यापार करने की छूट मिल जाती है। तो वहाँ पर एक वैश्विक कारण भी ये था कि जो नेपोलियन था उसने महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी प्रारंभ की थी, जिसके थ्रू जो है ब्रिटिश के जो लोग थे, जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वो अपना जो मशीनों से निर्मित माल जो था, कपड़ा था, उसे जो है यूरोप में जो है बेच नहीं पा रहे थे। तो उसके ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन सरकार ने जो था 1813 का एक्ट बनाया और वो ब्रिटेन का जो माल था वो भारत में बांट दिया, जिससे कि यहाँ के भारत के जो थे औद्योगिक धंधे नष्ट होने लगे। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि। अब हम चलते हैं इसके पॉइंटों पर कि अगर पॉलिटी के हिसाब से टू द पॉइंट जो है अगर बिंदुओं पर बात की जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 था, जो कि पहला अधिनियम लाया गया 1857 के बाद से। तो दोस्तों हम जैसे जानते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो जो शासन था भारत का वो ब्रिटेन के ताज के अंतर्गत चला गया, यानी कि क्राउन के अंडर चला गया। तो ये पहला पॉइंट यही है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय में चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्हीं को जो था वायसराय बना दिया गया। तो अगर पहले वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों ये बिंदु जो है कई परीक्षाओं में पूछा जाता है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो है समाप्ति कर दी जाती है और एक नया पद सृजित किया जाता है भारत सचिव का। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई जाती है। भारत सचिव जो है ब्रिटेन का मंत्री ही होता है जो कि इसके लिए उत्तरदायी होता है और भारत सचिव जो होता है उसके ऑफिस का खर्च जो है भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाता है। तो इससे ये जो हैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें याद रखना है और जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। तो नेक्स्ट बिंदु जो नेक्स्ट अधिनियम जो है वो यह है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो दोस्तों इसमें जो है पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी जाती है, यानी कि हमने अब तक पढ़ा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है और उसमें जो है गवर्नर जनरल जो होता है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय जो है परिषद बनाई जाती है। फिर
84 का एक्ट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट, उसके अंतर्गत जो है एक सदस्य की जो है संख्या कम कर दी जाती है गवर्नर जनरल की परिषद में, और वहाँ पर टोटल मेंबर जो हैं वो रह जाते हैं 3। और फिर 1833 का एक अधिनियम लाया जाता है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक मेंबर विधि सदस्य जोड़ दिया जाता है जो कि मैकाले होता है। तो जो 1833 का एक्ट होता है उसमें 4 मेंबर होते हैं और वो परिषद जो होती है गवर्नर जनरल की होती है। यहाँ पर हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पर इस टाइप से आपको फंसाएगा कि जब भारत परिषद अधिनियम जो था 1861, इसमें इस टाइप से पूछ सकता है कि वायसराय की परिषद में एक विधि सदस्य कब नियुक्त किया गया, किस अधिनियम में किया गया। तो यहाँ पर वायसराय पूछेगा, और अगर वहाँ पर पूछता है एक्ट में यानी कि कंपनी के शासन के अधीन, तो वहाँ पर 1833 के अधिनियम के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। फिर जो अगला पॉइंट है जो कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि विधानसभा की स्थापना किस परिषद के अधिनियम जो कौन सा अधिनियम था उसके अंतर्गत जो है की गई। तो विधानसभा की स्थापना जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई। तो नेक्स्ट पॉइंट है वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्य यानी कि मिनिमम 6 मैक्सिमम 12 सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार मिला। किसे? वायसराय को। हमको भारत सचिव में कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत सचिव के जो थे 15 सदस्य थे और यहाँ पर बात कर रहा है वायसराय की। तो यहाँ पर मिनिमम 6 सदस्य जो था वो नियुक्त कर सकता था और 12 जो थे अधिकतम सदस्य जो था वायसराय नियुक्त कर सकता था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपातकाल में वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है। तो किस अधिनियम से अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता है वायसराय को? वो 1861 का अधिनियम है। मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी जाती हैं, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण, जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था पावर का, वो विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। जो एक पॉइंट और है जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है और एक बार पूछा भी गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। और दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि नेक्स्ट अधिनियम पर। जो नेक्स्ट अधिनियम था वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसमें ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, जो ये मैंने टिक कर रखे हैं। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ प्रारंभ? तो ये हुआ था 1892 की भारत परिषद अधिनियम से। और जो सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो ये है 1892 में। इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद में बात हो रही है, ये हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। जो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। जो बहुत कम पूछे जाने की संभावना ये रहती है यहाँ पर, जो वायसराय को 6 से 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। मिनिमम यहाँ पर 10 कर दिए जाते हैं और मैक्सिमम 12 सदस्य जो हैं यहाँ पर कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम अब आते हैं अगले अधिनियम पर, जो था भारत परिषद अधिनियम 1909 और जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। तो चूँकि हम दोस्तों अभी पढ़ चुके हैं कि भारत सचिव की बात हुई और वायसराय की बात हुई, तो ब्रिटेन में जो भारत सचिव थे वो थे मार्ले, और मिंटो जो थे वायसराय वो भारत में थे। तो यहाँ पर इन दोनों के सम्मिलित रूप से जो हुआ सुधार उसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं, और इससे कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर विधानमंडलों की आकार व शक्ति में वृद्धि हुई, और जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम से मुस्लिमों को मिला? तो वो है भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्लियामेंटो सुधार। इस पॉइंट को हमें ज़रूर ध्यान रखना है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो है मिला। चूँकि हमने अभी पढ़ा कि वार्षिक बजट पर बहस करने का जो था तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, वो कौन सा था? वो था 1892। हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। और सार्वजनिक विषयों की अगर बात होगी तो
कौन सा? 1909 यानी कि मार्लिमेंटो सुधार। इस अधिनियम को जो है सांप्रदायिकता वाला जनक अधिनियम भी कहते हैं कि इसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों अगर इसका भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, और जो था भारत शासन अधिनियम 1919, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वायसराय। तो दोस्तों इसमें जो पहला बिंदु है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो इस टाइप से प्रश्न बन सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा बनाई गई या अपनाई गई? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो थी वो 1919 के अधिनियम से अपनाई गई थी। और सांप्रदायिकता के आधार पर जो है निर्वाचन प्रणाली का विस्तार जो है सिखों और ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों, यानी कि जो ब्रिटेन से अंग्रेज़ थे जो भारत में रहने लगे थे, उनको जो है सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें विस्तार कर दिया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों जो है इस अधिनियम में वो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। द्विसदनीय और द्वैध शासन में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आएगा द्वैध शासन, यहाँ आएगा दो सदनीय। तो दो सदनीय जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, और द्वैध शासन हम अभी पढ़ेंगे। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। उच्च सदन जो था उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसमें 60 मेंबर हुआ करते थे, यानी कि 60 मेंबर, जिसमें से 34 जो थे निर्वाचित होते थे और 26 को मनोनीत किया जाता था। और इसका कार्यकाल जो था 5 वर्ष का होता था। फिर जो दूसरा जो था द्विसदनीय व्यवस्था में वो था केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम आज लोकसभा कहते हैं, और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। तो केंद्रीय विधानसभा को उस समय काउंसिल ऑफ असेंबली कहा जाता था, जिसमें 144 सदस्य होते थे। 104 जो थे निर्वाचित होते थे और 40 जो थे मनोनीत किए जाते थे। और ये इसका कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष था। तो हमको ध्यान रखना है जो उच्च सदन था उसका कार्यकाल ज़्यादा था। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है पहली बार किस अधिनियम से अपनाई गई? तो 1919 के अधिनियम से, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था उससे। तो इसमें 2 सब्जेक्ट जो है डिसाइड किए गए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय जो थे उत्तरदायी नहीं थे, और जो हस्तांतरित विषय थे वो उत्तरदायी थे। तो जैसे कि आरक्षित विषयों में रखा गया पैसे से संबंधित, राजस्व से संबंधित, और हस्तांतरित विषयों में शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो थे विषय रखे गए। तो एक बार इस प्रश्न को भी पूछा गया है, इस बिंदु को हमें ध्यान रखना है कि उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार इस्तेमाल किस अधिनियम में किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और इसी में जो है इस भारत शासन अधिनियम 1919 में ये भी पॉइंट था कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करना व रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और दोस्तों यही जो 10 वर्ष बाद जो समीक्षा हुई, उसी में गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें अंबेडकर साहब ने जो है 3 बार दलितों को जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है निर्वाचन प्रणाली में, पृथक निर्वाचन प्रणाली में जो है विस्तार कराने की कोशिश की। वो हम अगले उसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अधिनियम पर। तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है अधिनियम हो जाता है, क्योंकि इसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे वर्तमान संविधान में शामिल है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो 3 अधिनियम हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक है 1919 का, 1909 का, एक है 1919 का, और एक है 1935 का। इन तीनों से जो हैं बहुत अधिक मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि पूछे और भी अधिनियमों से भी पूछे जाते हैं, 1858 वाले से भी पूछे जाते हैं, 1892 वाले से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिसमें खास करके 1935 वाला। तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो वो था 1935। यानी कि ब्रिटेन सरकार ने माना कि भारत एक संघ है और भारत एक देश है, तो वो इससे स्पष्ट होता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके
केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों इसमें हमें जो है ये इस पॉइंट से कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई, या केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ। तो हमको ध्यान रखना है कि 1935 का अधिनियम। जो नेक्स्ट बिंदु है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 अधिनियम के द्वारा की गई, और ये भारत शासन अधिनियम था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है निर्वाचन में जो विस्तार हुआ वो दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को जो है सम्मिलित किया गया। सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन हो रहा था वो 1935 में जो है दिया गया। तो इसी के चलते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा के प्रयासों के द्वारा जो है इसमें मिला था। इसी के विरोध में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन किया था, और जिसके बाद जो है पूना पैक्ट की जो है हमारे सामने एक समझौते के रूप में जो है पूना पैक्ट हमें देखने को मिलता है, वो इसी के बाद से होता है। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में जो थी वो हुई। और किस अधिनियम के द्वारा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा हुई संघीय न्यायालय की स्थापना, तो वो है 1935 का अधिनियम। और हमें ध्यान रखना है कि जो पहले न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गुएर थे। तो दोस्तों आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में यानी कि कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वो किस वर्ष में की गई। चलो वर्ष मैं ही बता देता हूँ, वो था 1774 का वर्ष। लेकिन उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो यहाँ पर 1935 के अधिनियम में की गई वो 2 साल बाद जो थी, और ये दिल्ली में की गई। जो नेक्स्ट पॉइंट था, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा, तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा जो थे उनका निर्माण किया गया। सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि अंग्रेज़ जो हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी जो है बनाते हैं और वो दीवानी प्राप्त कर लेते हैं उड़ीसा और बंगाल के आसपास के क्षेत्र की। तो उस समय ये प्रांत नहीं हुआ करता था, यहाँ पर प्रांत बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण यही है कि प्रांत के रूप में उड़ीसा जो है सामने आता है। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ से रहती है, तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सूचियाँ जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं इस अधिनियम के द्वारा। तो 1935 का जो अधिनियम था उसको जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था, और इस प्रश्न को एक बार पूछा जा चुका है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण अधिनियम, और एक अधिनियम और बचता है जो हमको पढ़ना है। उसके बाद जो है हम संविधान से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो था लास्ट अधिनियम वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारत का सम्राट शब्द जो है समाप्त कर दिया गया। दोनों मतलब भारत और पाकिस्तान। डोमिनियन मतलब कि राजतंत्र के अधीन जो है शासन चलाया जाता है, वो डोमिनियन एक टाइप से कहलाता है। और इसमें पूर्ण रूप से मतलब स्वायत्तता नहीं होती है, क्योंकि हम पर जो है अधिकार जो है कोई दूसरा राजतंत्र जो है कर रहा था, यानी कि ब्रिटेन कर रहा था। तो इसको डोमिनियन कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कहीं बाहर कोचिंग करने में यानी कि असमर्थ हैं, या जिनके पास अच्छी किताबें नहीं हैं। तो मैं कई तरीके की किताबें पढ़ने के बाद इन वीडियोस को बना रहा हूं, तो मेरी भी कुछ मेहनत वसूल हो, इसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए। और जब अधिक से अधिक लोग देखने वाले होंगे तो मुझे भी बनाने में मज़ा आएगा, अच्छे से अच्छे पॉइंट कवर करूँगा। अभी मैं पॉलिटी के हिसाब से इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद से बात करेंगे तब उसमें अच्छे से समझेंगे कि क्या राजनीतिक कारण थे 1857 क्रांति के, और भी कई सारे टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको पूर्ण रूप से अमल में लाने की कोशिश करूँगा।
और दोस्तों जो भी किताबों से आप पढ़ रहे हैं उन किताबों से ज़रूर पढ़ते रहें, केवल इन्हीं ही वीडियोज़ पर डिपेंड ना रहें। और मैं कुछ लिंक आपको दे रहा हूँ किताबों से संबंधित, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ से आप किताबें ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी किताबें हैं तो उन्हीं किताबों को आप बार बार पढ़ करके जो है अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।